वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1856 सेंचुरी का यूनिट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का वाणिज्यकरण। और ये जो चैप्टर है आपका यानी यूनिट जो है ये बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर रेगुलर, एनसीवेब और सोल तीनों में ही सेम है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कृषि का वाणिज्यकरण क्या था, कैसे उभर के आया और इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी तो कृषि में एक नई प्रवृत्ति उभर के सामने आई। 19वीं शताब्दी से लेकर ये प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी और इसे हम कृषि वाणिज्यकरण जाते हैं। शुरुआत में 19वीं सदी में 19वीं शताब्दी या सदी कह लीजिए, अब भारत में नील, अफीम, कपास, गन्ने जैसे कृषि उत्पादक निर्यात करते थे, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। और ये प्रारंभिक नकदी फसलें ऐसी थी जो कम मात्रा में एक्सपोर्ट की जाती, लेकिन अधिक से अधिक मुनाफा है यानी कि प्रॉफिट अर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादातर कृषि उत्पादक जो थे परंपरागत कृषि उत्पादक थे जिन्हें भारत में ही उगाया जाता था। लेकिन निर्यात के तरफ जब रुझान और बढ़ने नकदी फसलों के अलावा जो थी कई और भी सारी वाणिज्य नकदी फसलें जो होती है ना, जैसे कपास और भी बहुत सारी नील, अफीम सब के अलावा चाय, कॉफ़ी जैसी कई सारी फसलें और ज़्यादा उगाने की संभावना बढ़ी। और इन सब चीज़ों में जैसे सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी समर्थन दिए। इसके विपरीत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फैलते हुए विदेशी निर्यात बाजार की वजह से कृषि फसलें उत्पादकों को बढ़ावा दिया गया था, वह कृषि अर्थव्यवस्था में ही निहित थी। धीरे धीरे नील अफीम में निर्यात में गिरावट आई। इसकी जगह पे जूट, खाद्यान्न पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, तिलहन, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी आदि ने ले ली। ठीक है, और इनका निर्यात यानी एक्सपोर्ट भारत से ज़्यादा मात्रा में किया जाए। इनमें से जो चाय का उत्पादन था ये यूरोप के पूंजीपति देशों द्वारा वर्गों पर निर्भर करता था कि वह कितना इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से भारत में तो उत्पादन किया जाता था। लेकिन बाकी नकदी फसलें जो थी किसान अपने फसल चक्रीय ही पैदा करते थे कि जिस हिसाब से फसल चक्र चलता था उसके हिसाब से वो लोग उस फसल को उगाते थे। 1880 के तक आते आते बंगाल में कच्चे जूट, मुंबई प्रेसिडेंसी की कपास, मद्रास की मूंगफली कृषि उत्पादकों ने में उभर के सामने आई। ठीक है, कैश क्रॉप जिसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ब्रिटिश के अधीन वाणिज्यकरण क्या था। मैंने पढ़ा कि कृषि का वाणिज्यकरण में क्या था। अब ब्रिटिश के अधीन वाणिज्यकरण किस प्रकार से था, ये कितना ज्यादा सफल रहा, इसको पढ़ते। तो मुगल साम्राज्य के पतन का जिन नई शक्तियों ने लाभ उठाया था उसमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र, पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संपन्न प्रदेशों को प्राप्त कर लिया था, यानी अपने अधीन ले लिया था। ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे, व्यापार एवं तस्करी में काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। और इसके अलावा कंपनी के साथ साथ इसके सेवक कर्मचारियों ने विजय के माध्यम से स्वयं को काफ़ी संपन्न व समृद्ध बनाया। इन्होंने जो तरीका अपनाया उसी के कारण उनके अधिक कई विशेष गुणों के साथ वाणिज्यकरण किया, यानी जिस प्रकार से इन्होंने योजना बनाई कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसी के हिसाब से इन्होंने भारत में वाणिज्यकरण को एक मार्गदर्शन दिया। इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि उस टाइम पे वाणिज्यकरण होता किस प्रकार था, कंपनी का मुख्य उद्देश्य हो क्या था। ठीक है, लक्ष्य क्या था भारत में। कंपनी का मुख्य कार्य यूरोप में बेचने वाले भारत के माल को प्राप्त करना था, यानी बेसिकली उनका उद्देश्य यही था। आप सब जानते हैं कि भारत से कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप देशों में। उन दिनों भारत में अंग्रेजी सामान की काफ़ी कम मांग हुआ करती थी, क्योंकि भारत में ही लघु उद्योग थे, तो सारी जो पूर्ति होती थी वो यहीं से हो जाती थी। क्षेत्रीय बाजार का जो नेटवर्क था इधर ही से हो जाता, जिनके कारण भारत में कंपनी को भारतीय सामान खरीदने के लिए सोने, चांदी जैसे मुद्राओं को लाना पड़ता था। बंगाल को जीतने के बाद कंपनी ने सोचा कि अब जो है हमें मुद्राओं को अधिक समय तक आयात नहीं करना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके स्थान पर उन्होंने भारतीय जनताओं से कर वसूलना शुरू कर दिया। स्थानीय खर्चों के बाद जो था अतिरिक्त जितना भी धन बच जाता था उसका प्रयोग अंग्रेज लोग यूरोप से निर्यात आयात में खर्च कर देते थे। ठीक है, तब ब्रिटेन ने सोने चांदी को जो था भारत में भेजने की कोई जरूरत नहीं समझी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूरोप में जो था इम्पोर्ट का माल भारतीय कंपनियों के लिए की तरफ से एक नजराने की तरफ से जाता था कि भाई हम भारत से ये चीज़ें आपको दे रहे हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस योजना को क्रियान्वित के रूप में देखते हुए व्यापारिक लाभ के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया कि हमारी जो योजना है इसको अब हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो एज अ पॉलिटिक्स के बिहाफ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता ऐसे मानेगी नहीं हमारी बात। तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स के बिहाफ में या उसके अंदर शक्तियों का प्रयोग करते अपने जितने भी पॉलिटिकल राइट्स से, पावर से उसका यूज़ करके उन्होंने ये चीज़ें की। जिन दिनों भारतीय शासक कर की वसूली करते थे तब धन
अधिक भाग जो था उसी क्षेत्र व स्थानीय स्तर पर खर्च हो जाता था। ठीक है, कि वहाँ का रख रखाव करना है, प्रशासन व्यवस्था देखनी है, ये सब चीज़ों में खर्च। उस समय कृषि विदेशी मांग के द्वारा बहुत से कम प्रभावित होते हैं, यानी कि विदेशी मांग जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम प्रभावित है। अगर मांग हो रही है ना हो रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो लाभ यहाँ स्थानीय नेटवर्क से हो जाता था। तस्करी व अन्य सामान भारतीय निर्यात किसी अन्य बाहरी देशों से होने वाले आयात से कई अधिक था। यानी तस्करी जितना भी सारी चीज़ें थी, सामान था, इन सबको जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो बाहरी देशों के जितने भी इंपोर्ट थे उससे कहीं अधिक था। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारतीय उत्पादनों के निर्यात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वस्तुएं निर्यात करते हैं, और इसी चीज़ों पे भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेसिकली अंग्रेजों ने भारतीय उत्पादनों पर बेसिकली ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, राइट। इन उत्पादनों में पश्चिम को निर्यात हो रहा है जो सबसे ज़्यादा वस्तुएं थी वो थी सूती कपड़े। ठीक है, इसमें रेशम भी था, चीनी भी था, भारत के मसाले भी थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था कि सूती वस्त्र। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने बेसिकली ब्रिटेन में सूती कपड़े की मील स्थापित हुई, उद्योग का विकास हुआ, वैसे ही 18वीं शताब्दी के आते आते भारतीय कपड़े उद्योग को खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अब कंपनी के थ्रू से जो भी कपड़े मिलते थे वो भारत में जो सूती कपड़े बनते थे जो हाथ से बनाए जाते थे उसकी रेट से काफ़ी कम होते थे, और जनता को जो किफ़ायती लगता था वो खरीदते थे, जिसके चलते ब्रिटेन के सूती वस्त्रों की जो मील थी, ठीक है, सूती मील, उसकी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भारतीय मील से होने लगी कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्त्रों का आयात करके उनके हित को नुकसान कर रही थी, यानी कि अब कंपनी को महसूस हो गया कि भारत में निर्यात करने के अन्य प्रकार के सामानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, कृषि उत्पादनों का निर्यात सुरक्षित हो गया। इन उत्पादनों में अंग्रेजी माल के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं होगी तथा ये अंग्रेजी यानी अंग्रेजों के या अंग्रेजी धंधे के लिए कच्चे माल का काम करेंगे। सामरिक दृष्टि से देखा जाए नीति का अनुसरण करते हुए रेशम का मामला जो था 1770 के वर्ष में किया गया, लेकिन ब्रिटेन ने तेजी के साथ औद्योगिकरण के चलते निर्यात करना और भी कठिन हो गया था। फिर नजराने के रूप में ब्रिटिश को धनराशि और 1880 के दशक में जो था चीन के माध्यम से भेजा जाने लगा। ब्रिटेन चीन में तादाद में जो था चाय का आयात करता था, और उसको उस टाइम पर जो तो उसके क्या कहते हैं नजराने या उसको पेमेंट करने के लिए उसे चांदी देनी पड़ती थी, क्योंकि चीन पश्चिम सामान को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने घरेलू उद्योगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। परंतु चीन भारतीय हाथी दांत की से बनी चीज़ें, कच्ची रुई, बाद में उसने अफीम की मांग जैसे चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा उसे रुचि रही। अगर अंग्रेज़ों ने इस व्यापार पर नियंत्रण कर लिया तो उन्हें चीन को किसी भी प्रकार की चीनी या बेसिक चांदी की वस्तुएं कोई वस्तु खरीदने के लिए चांदी देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चीन द्वारा चाय को भारतीय उत्पादकों के विनिमय के द्वारा खरीद बिक्री जारी रखी, यानी कि आप हमें ये चीज़ें दो, हम आपको वो देंगे, यानी बार्टर सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया। इन भारतीय उत्पादकों को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त किया गया। इसी व्यवस्था को जो था त्रिकोणीय व्यवस्था या व्यापार का नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि त्रिकोणीय व्यवस्था या व्यापार का नाम किसे दिया गया था, भारतीय वाणिज्यकरण या कृषि उत्पादक व्यापार के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस तीन व्यापार में क्या था, केंद्र में था कलकत्ता, कैंट लंदन से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार जो था ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी ने चीन व पश्चिम बाजारों के लिए उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत से कच्चे मालों का आयात निर्यात करना शुरू करते हैं। वो चीन से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारत की वस्तुओं की जिसकी उन्हें डिमांड थी उसके लिए उसने वाटर सिस्टम शुरू किया। अब हम बात करते हैं कंपनी ने किन वाणिज्य फसलों का चयन किया, ये कौन सी वाणिज्य फसलें चुनी जो कि दूसरों देशों के साथ या ब्रिटेन के साथ, चीन के साथ आयात की जाए। कंपनी जिन फसलों को अब विशेष ध्यान केंद्रित किया था उसमें नील था, रेशम, ठीक है, कच्चा रेशम, कपास, अफीम, काली मिर्च, और 19वीं सदी में चाय और कॉफ़ी भी थी। इसमें कच्चे रेशम का उपयोग ब्रिटेन में बुनकरों द्वारा किया जाता था क्योंकि वहाँ रेशम का उत्पादन नहीं होता था, और यही बात कपास में भी थी, सही थी कि वहाँ पर कपास भी नहीं उगता था ना रेशम उगता था, जिसके चलते वो यहाँ से रेशम और कपास को इम्पोर्ट करवाते थे। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट करवाते थे, वहाँ इम्पोर्ट करवाते थे। इसको चीन को भी ये चीज़ें भेजी जाती थी, रेशम, कपास, अफीम निश्चय ही चीन को तस्करी होती थी क्योंकि चीन में इसका जो था आयात पर प्रतिबंध था। वहाँ पे पश्चिम में सूती कपड़ों की रंगाई करने के लिए नील की भी आवश्यकता होती थी, इसलिए बाहर से नील का भी एक्सपोर्ट किया जाता था। 1840 के दशक में चाय की खेती का प्रारंभ असम में किया गया, जिससे कि ब्रिटेन इसकी आपूर्ति पर नियंत्रित कर सके और चाय के लिए चीन पर निर्भर न रहना पड़े।
इन वस्तुओं की एक और विशेषता ये थी कि ये वजन में काफ़ी ज़्यादा भारी थे, ठीक है। मूल जिसकी वजह से जब भी इन्हें तोला जाता था तो इनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा निकलता था। कहने का तात्पर्य ये है कि वजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अधिक मुनाफा होता था। कभी आप बाजार गए हो तो आपने देखा होगा कि अगर वजन ज़्यादा होता है तो 4-5 पीस के भी हमें जो होता है, यानी कि आम ले लो या किसी भी वस्तु को ले लो, उसके हमें 100-200 देने ही पड़ जाते हैं, 150, 80-40 ऐसे देने पड़ जाते हैं। तो यही चीज़। अब बात करते हैं कुछ फसलों के बारे में, जिसमें पहला जो आता है वो है कच्ची रेशम। कंपनी इसके उत्पादन में शासन के प्रारंभ से ही रुचि रखती थी, कि शुरू से ही उन्होंने सोचा था कि भारत की जो कच्ची रेशम है या रेशम है, कपास है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, और कंपनी ने शुरू से ही इसके उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1770 में कंपनी ने निर्देशकों के अनुसार लंदन से लिखा कि यदि बंगाल की रेशम का ठीक ठाक तरीके से निर्माण किया जाए, तब वह ब्रिटेन में बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इटली और स्पेन में से जो रेशम आता है उसका स्थान प्राप्त कर लेगी। इसलिए भारत में रेशम के निर्माण करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए कई विशेषज्ञों को लाया गया। उन कारखानों व रेशम, ठीक है, कई सारे कारखाने खोले गए जहाँ रेशम के कोप, ठीक है, से रेशम निकाल कर उसे पलटने का कार्य किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा कई जगह पर रेशम के कोप को निर्मित करने के लिए धागे के रूप में बनाया जाता था। कंपनी उन वृक्षों को उगाने के लिए बाध्य करती थी या उन पर विशेष जोर देती थी जिस वृक्षों की पत्तियां खाकर, जिस पेड़ों की पत्तियां खाकर रेशम के कीड़े पैदा होते हैं, ठीक है, उन्हें खाते हैं। ये एजेंट एवं अधिकारी, जिसे कह लीजिए, रेशम कारखानों में को कम मजदूरी पर काम करने के लिए विवश करते थे। इससे रेशम का कम दाम पर, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता था। ठेकेदार को काफ़ी बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त होता था, और 19वीं सदी के अंतिम दशकों में रेशम महत्वपूर्ण निर्यात के रूप में उभरा, जो कि सबसे ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। इसके बाद अफीम। रेशम के बाद सबसे ज़्यादा जो कंपनी ने अपना जोर और ध्यान आकर्षित किया था वो अफीम था। चीन से आयात होने वाले चाय को दाम अदा करने के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने शीघ्र ही देखा कि चीनियों को जो है अफीम बेचने एक मंत्र है, यानी अगर हम उन्हें अफीम देते हैं तो वो हमें वहाँ से चाय देंगे, ठीक है। अफीम एक नशीली पदार्थ होती है, बेसिकली क्या होता है, एक दवा होती है जिसमें निकोटीन एवं अल्कोहल की भांति ही उसका सेवन किया जाता है। यदि एक बार कोई व्यक्ति उसे खा लेता है, उसका सेवन कर लेता है, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग जो था कई दवाइयों में भी किया जाता था। अंग्रेज़ों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, चीन को अफ़ीम तस्करी करना शुरू किया। अफ़ीम का लंबे समय तक जो था भारत में बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता था, क्योंकि एक बार अफ़ीम उगा दिया जाए तो वो जिस भूमि पे अफ़ीम उगाया गया है वो बंजर हो जाती थी, और उसको दोबारा से ठीक करने में या उसकी जो गुणवत्ता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाने में जो था काफ़ी टाइम लग जाता था, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लोग नहीं उगाते थे अफ़ीम। 1773 में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने नवीन राजस्व स्रोत की तलाश के लिए इसके उत्पादन व व्यापार पर सरकारी नियंत्रण में ले लिया, कि हमें राजस्व इकट्ठा करना है तो हम क्यों ना अफीम पर भी सरकारी नियंत्रण ले लें। और इसकी फसल का संचालित करने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की, कि हम ये फसल है इस प्रकार से देखो कि उग रहा है ठीक से, वगैरह सब चीज़ हो रही है, उस पर नियुक्ति करो, उस नियंत्रण करो। बाद में जो था अफीम के एजेंट नाम का एक प्रचलित अधिकारी के अधीन कर दिया गया। अफीम को पौधों का उत्पादन, बेसिकली इसमें एक समझौता किया गया था इसके अंतर्गत अफीम के पौधे या उत्पादन को लेकर, जिस समझौते के अंतर्गत ये था कि सरकार एक नए व्यापारियों, कृषकों के साथ, उत्पादकों के साथ, कृषकों के साथ, कि आपको सरकार को एक निश्चित दाम पर अफीम को बेचना होगा। अगर इस शर्त को कोई तोड़ता था या तोड़ने का प्रयास करता था, उल्लंघन करता था, तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। ये दाम जितना संभव हो सकता था उतना कम रखा गया। इसके उत्पादन से कोई भी होने वाले लाभ का मुख्य भाग सरकार को ही जाता था। इसकी आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया गया था, ठीक है, कि आपको ऐसे से एजेंट जो कि एक प्रचलित अधिकारी के रूप में इसका अफीम काम कर रहा था, ठीक है, वो ये देखता था कि कोई इसके उल्लंघन को ना तोड़े, इस कानून को न तोड़े, जिस जो रेट तय की है सरकार ने, यानी कंपनी ने जो रेट तय किया है उसी रेट पर उन्हें बेचा जाए, ठीक है। जब कंपनी को ऐसा लगा कि ये चीज़ सफल नहीं होगी, तब उन्होंने मालवा से निर्यात होने वाले अफीम पर भारी कर लगा दिया, कि लोग जो है निश्चित नहीं रेट दे, तो उन्होंने मालवा से जो अफीम निर्यात होता था उस पर कर जो था, ठीक है, जीएसटी बोल लीजिए आप, वो ज़्यादा लगा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अफीम के उत्पादन में कंपनी ने दोनों उद्देश्य पूरे किए, एक और इससे बड़ी मात्रा में भारत से राजस्व इकट्ठा किया, और दूसरी चीन के व्यापारियों के माध्यम से आमदनी
को धन के रूप में लंदन भेजा। ठीक है, फिर आता नील, क्योंकि नील ब्रिटेन में रंगाई के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता था वस्त्रों के लिए, इसलिए उन्होंने नील के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया। नील एक नीले रंग का होता था, ठीक है, नीले रंग का, जिसका एक पौधा प्राप्त किया जाता था। इसका प्रयोग सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए किया जाता था। 1790 के दशक तक पश्चिम देशों ने को इसकी आपूर्ति के लिए औपनिवेशिकता से होती थी, ठीक है, कैरेबियन उपनिवेशों से होती थी, लेकिन इसके बाद इसका उत्पादन गिरने लगा और भारत में जो नील का बाजार था बढ़ने लगा था, क्योंकि बाकी जगह नहीं हो रहा था तो भारत में बढ़ने लगा था, क्योंकि भारत की मिट्टी वगैरह गुणवत्ता, वातावरण, जलवायु सब देख कर इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यूरोप वासियों को नील की खेती करने के लिए अपने क्षेत्र में बसाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नील की खेती मुख्य रूप से दो प्रकार से होती थी, एक तो निजी और दो उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत। पहले के अंतर्गत क्या था कि मालिक स्वयं ही अपने हल व बैलों की मदद से नील के पौधों को उगाता था, और इसका उद्देश्य के लिए वह मजदूर हो सकता है, को मजदूरी दे सकता था, मजदूरों को रख सकता भाड़े पे, पौधों को काटा जाता था, मालिकों को उस रंग निकालने के लिए कारखाने में पहुंचाता था। जबकि रैयत प्रणाली के अंतर्गत क्या था, इसके अंदर किसान स्वयं अपने खेतों में नील की खेती करता था और एक निश्चित दाम पर इसको कारखानों में दे देता था कि मैंने तो खेती कर दी, अब एक निश्चित रेट है, उस पर आप मुझसे ये नील खरीद लीजिए और इसका नील निकाल लीजिए। ठीक है, वे किसानों को काफ़ी कम दाम देते थे, ठीक है, क्योंकि किसानों को कम कीमत देते थे, दाम देते थे जो इस पर काम करते थे, फिर भी किसान नील की खेती करने से इनकार नहीं करते थे। किसान के इनकार करने पर उनकी पिटाई की जाती थी, उन्हें जेल भेजा जाता था। उनकी जो भूमि होती थी उससे फसल, जो भी लाभ होता था फसलों को भी नष्ट किया जाता था। तभी ये चीज़ें कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है, उनकी पिटाई करते थे या उनको जो भी चीज़ें उत्पीड़न देते थे। उससे क्या हुआ, अंत में एक नील विद्रोह के रूप में फूटा ये चीज़, और ये बेसिकली 1859 से 60 के बीच में ये आंदोलन हुआ था। और इसे देखा जा सकता है कि किस प्रकार वाणिज्यकरण में जब किसान के ऊपर विवश किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, तो किस प्रकार स्थिति भयंकर होती है। अब नेक्स्ट अब जो फसल आती है वो कपास, क्योंकि रेशम और कपास की भारतीय रेशम और कपास की बात कर रही हूँ मैं, बाहर मांग काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत में इस फसलों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया कि इनकी फसलें अच्छी होनी चाहिए। पूर्व भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्य फसल नील थे, तो पश्चिम भारत में कपास। 1780 दशक में चीन को होने वाले निर्यात में कपास एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गई, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी, मुंबई के व्यापारी दोनों ने इस निर्यात की आपूर्ति अपने अपने नियंत्रण में कायम रखना चाहते थे कि हम अपने अंडर रखकर इसका निर्यात, इसका और जो भी है उत्पादन, प्रोडक्टिविटी हम करेंगे। कंपनी ने कपास उत्पादकों को इस बात के लिए विवश किया कि वे उस दाम पर से कम पर बेचे जो देश के अन्य क्षेत्रों में थे, ठीक है, लेकिन उनकी प्रतियोगिता यूरोप के व्यक्तिगत व्यापारियों से होने लगी। बाध्य होकर उन्होंने इस व्यवस्था को परित्याग कर दिया और 1833 में इसे एक व्यापार को अलग कर दिया। क्लियर, ये थोड़ा सा उनका हिस्ट्री का, उनके बीच का काम है, ठीक है। अब आते काली मिर्च। काली मिर्च क्या थी, काली मिर्च के यूरोप में भी कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग किया और काली मिर्च के उत्पादकों को भी कम से कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। फ्रांसीसी कंपनी अन्य प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटर जितने भी थे ना बेचने के लिए व्यापारी को बाध्य किया। मजबूर होकर कंपनी को इस व्यापार को 1830 के दशक में व्यक्तिगत अंग्रेजी व्यापारी को देना पड़ा। नेक्स्ट आता चीनी। चीनी खेती शुद्ध रूप से भारतीय खेती थी और सदियों से भारत में इसे गुड़ चीनी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। भारत के अंदर ही इसके व्यापार स्तर पर खपत होती थी, ठीक है। 1830 के दशक में नील की खेती के मालिक नील के गिरते दामों एवं गिरती बिक्री का सामना करने के लिए लंदन के बाजारों के लिए चीनी का उत्पादन करने के लिए पूंजी का निवेश करने लगे। इसी समय लंदन के बाजारों में चीनी का आयात कर को कम कर दिया गया और इसकी मांग बढ़ने लगी, ठीक है। 1830 के दशक में कंपनी को चीनी द्वारा किए गए जबरदस्त विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंपनी द्वारा अफीम का निर्यात तस्करी की जा रही थी, जिससे वहां की सरकार नाराज हो गई। इसका ये लाभ है था कि कहीं चाय के व्यापारियों में होने वाले लाभ में रुकावट न पैदा हो जाए। इसी कारण से कंपनी ने अपनी विरचित क्षेत्र में, यानी जितना भी क्षेत्र बच गया था उसमें असम में चाय की खेती प्रारंभ की। जब उसका यह प्रयोग सफल रहा तब कंपनी ने अपनी चाय बागानों का आवंटन व्यक्तिगत व्यापारियों को कर दिया, और इन कंपनियों में सबसे पहली कंपनी असम कंपनी थी। अन्य दूसरी कंपनी 1850 में लगभग बागानों की स्थापना करने के लिए स्थानीय मजदूरों का अभाव था।
इसकी छोटा नागपुर तथा अन्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों को लाया गया। तो ये तो था आपका फसलें। अब इसके बारे में पढ़ते हैं प्रभाव। तो इस प्रकार वाणिज्य फसलों का उत्पादन हुआ और किस ढंग से का क्रय किया गया स्पष्ट हो चुका था। हमने ये सारी चीजें देखी कि प्रत्येक फसल दूसरे या दूसरी फसल से किस प्रकार भिन्न थी। इसी प्रकार वाणिज्यकरण के प्रभाव एक समय से दूसरे समय, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक फसल से दूसरे फसल निश्चित रूप से काफी ज्यादा भिन्न थे। अंग्रेजों का उद्देश्य यूरोप में निर्यात करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना ही नहीं था, बल्कि ऐसे में कंपनी को वहां पर खजाने में धन एकत्रित करना था, लंदन के, ठीक है, यानी ब्रिटेन के। व्यक्तिगत व्यक्तिगत अंग्रेजी व्यापारी भी धन को वापस लंदन भेजना चाहते थे, जिससे कि अंततः रिटायर होने पर उनका जीवन आराम से व्यतीत हो ब्रिटेन में, ठीक है। इसलिए जो था निर्यात में अनिवार्यता भारतीय स्रोतों को धन के रूप में भारत से बाहर भेजने का कार्य किया। यही वह उपाय था जिसने नजराने को ब्रिटेन को हस्तांतरित किया, और यह निर्यात बदलते भारत को कई सारी समस्या उत्पन्न हुई। निर्यात के बदले भारत को कोई भी आयात प्राप्त नहीं होता था। स्पष्ट इसी हस्तांतरण ने भारत को दरिद्र बना दिया, गरीब बना दिया, ठीक है, बेसिकली। इस प्रकार वाणिज्य फसल की वृद्धि एक निर्यात रूप से धनी करने के स्थान पर दरिद्र किया। भारत को जो वाणिज्यकरण आया उसने भारत को अमीर नहीं बल्कि गरीब बना दिया था, और भारतीय किसान को संकट में ला दिया गया, जिसके चलते क्या होता था, कभी सूखा पड़ जाता, बाढ़, अन्य प्राकृतिक फसल नष्ट हो जाती, जिससे किसान बर्बाद हो जाता था, ठीक है। लेकिन वाणिज्य कृषि ने एक नए प्रकार के खतरे को उजागर किया। अब फसलों की आपूर्ति दूर के बाजारों में हो रही थी, ठीक है। यदि पश्चिम भारतीय गन्ने के अच्छे दाम थे, पर कलकत्ता में कम हो सकते थे, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बाजारों में बेचने के बदले बाहर भेजते, क्योंकि उन्हें लाभ तो वहां से हो रहा है। आजमगढ़ में चीनी फैक्ट्रियों में उन दामों से भी कम दाम दे रही थी जो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको इतने दाम पर चीनी देंगे, गन्ने का वगैरह सब, ठीक है, तो उनसे भी कम दे। अगर शिकायत की जाती तो वह किसानों के साथ दुराचार करते, ठीक है, उन्हें मारते, पीटते, उनको सजा देते, जेल में बंद करते। इसी भांति 1816 के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में चीनी बाजार के लिए कपास का उत्पादन होने लगा। अधिकारियों ने दावा किया कि अब यह क्षेत्र संपन्न होने लगा है और इस क्षेत्र की भूमि में कर में वृद्धि की जाए। क्यों ना, इस बेसिकली ये था ना उनका माइंडसेट कि हमें तो कर चाहिए, हमें तो धन अर्जित करना है ताकि हमारा रिटायरमेंट अच्छे से व्यतीत हो। लेकिन 1830 के दशक में निर्यात घटने और कपास के दाम में गिरावट आई, परंतु भूमि पर जो कर था वो पहले की तरह ही जारी रहा। फलस्वरूप जमींदार किसान दोनों ही दरिद्र हो गए, गरीब होने लग गए। भूमि पर जो खेती बाड़ी बंद हो गई थी। अंततः इसी क्षेत्र में किसानों ने 1842 में इसी क्षेत्र में किसानों ने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को जो था बुंदेल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करण था जिसमें हमने इसके प्रभाव पढ़े, कुछ फसलों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और साथ ही साथ किस प्रकार अंग्रेजों के टाइम पर भारत में कृषि व्यवस्था हुआ करती थी इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, सो अपना प्यार सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।